कभी सोचा है कि कॉलोनियल इंडिया में मतलब जब अंग्रेजों का राज था तो डेमोक्रेसी की शुरुआत आखिर हुई कैसे? देखिए, ये कोई लाइट का स्विच तो था नहीं कि बस ऑन कर दिया और लोकतंत्र आ गया। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी और काफी उलझी हुई प्रक्रिया थी। और आज हम इसी कहानी के एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले हिस्से की बात करेंगे। वो है 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ये वो कानून है जो हमें बताता है कि जब सत्ता पर दबाव पड़ता है तो वो कैसे रियायतें देती है। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही खड़ा होता है, क्या ये एक्ट सच में भारतीयों को ज्यादा पावर देने के लिए लाया गया था, या फिर ये ब्रिटिश राज का एक तरीका था जो बढ़ता हुआ विरोध था उसे बस शांत करने के लिए? आज हम इसे एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में कोई सुधार था या फिर कंट्रोल बनाए रखने का एक बहुत ही चालाक तरीका। तो चलिए, इस एक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, फिर इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, इसकी क्या सीमाएं थी और आखिर में इसकी विरासत क्या रही। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? ये कानून कोई रातों रात नहीं आ गया। नहीं, इसके पीछे दशकों की बढ़ती बेचैनी थी, संगठित मांगें थीं और एक भारतीय चेतना थी जो अब जाग रही थी। 1861 और 1892 के एक्ट्स के बीच आप देखिए पूरे 30 साल का गैप है। तो इस दौरान ऐसा क्या बदला? सच कहूं तो सब कुछ बदल गया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना एक गेम चेंजर था। पहली बार भारतीयों के पास अपनी मांगों को एक साथ पूरे देश के सामने रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म था। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की शुरुआती मांगें कोई क्रांतिकारी नहीं थीं। वो आज़ादी नहीं मांग रहे थे, वो सिस्टम के अंदर ही रहकर काम करना चाहते थे, बस एक बड़ी भूमिका चाहते थे। उनकी मांगें थी परिषदों में ज्यादा सीटें, किसी तरह का चुनाव हो और इस बात पर उनकी भी राय ली जाए कि देश का पैसा कैसे खर्च हो रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की नहीं थी, ये अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी थी। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी तो एक बम की तरह थी। इसने एक बहुत शक्तिशाली आइडिया सामने रखा कि ब्रिटेन सिस्टमैटिक तरीके से भारत का पैसा बाहर ले जा रहा है और देश को गरीब बना रहा है। इस एक तर्क ने राजनीतिक सुधार की मांग में जैसे आग ही लगा दी। तो इस बढ़ते दबाव पर ब्रिटिश सरकार का जवाब क्या था? यही 1892 का एक्ट। तो चलिए देखते हैं कि इसने असल में किया क्या। शुरुआत करते हैं इसके सबसे सीधे सादे फीचर्स से, परिषदों का साइज बढ़ाना। अब अगर आप इन नंबरों को देखें तो पहली नजर में एक बड़ा बदलाव लगता है। सेंट्रल काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स की संख्या 10 से बढ़कर 16 हो गई और बंगाल, मद्रास, बॉम्बे जैसे बड़े प्रांतों में भी संख्या काफी बढ़ी। मतलब ऊपरी तौर पर तो लग रहा था कि हाँ, अब ज्यादा भारतीय शामिल होंगे। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर। एक ऐसा प्रावधान जिसने एक नए कॉन्सेप्ट को पुरानी शब्दावली में छिपा दिया था। और यहीं पर है इसकी सबसे चालाक बात। इस एक्ट ने प्रतिनिधित्व का आइडिया तो दिया, लेकिन इसमें जानबूझकर इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक क्लासिक कॉलोनियल चाल थी। एक हाथ से कुछ देना, लेकिन इस तरह से देना कि पूरा कंट्रोल अपने ही हाथ में बना रहे। तो ये बिना इलेक्शन वाला इलेक्शन काम कैसे करता था? ये थोड़ा घुमावदार था। यूनिवर्सिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जैसे ग्रुप कुछ नाम सजेस्ट करते थे, फिर गवर्नर उन नामों की लिस्ट में से किसी को चुन के नॉमिनेट कर देते थे। सिस्टम तो इनडायरेक्ट था, लेकिन ये बहुत जरूरी था क्योंकि पहली बार कुछ भारतीय संस्थाओं को ये कहने का हक मिला कि काउंसिल में उन्हें कौन रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब ये देखते हैं कि इन नए सदस्यों को असल में पावर कितनी मिली और उन पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई गईं। इन नई शक्तियों का सार यही था, एक हाथ से दो, दूसरे से ले लो। सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, जो एक बड़ी जीत थी, लेकिन वो उस पर वोट नहीं कर सकते थे। वो सरकार से सवाल पूछ सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री सवाल पूछकर वो सरकार को घेर नहीं सकते थे। ये बस शक्ति का एक, कह सकते हैं, एक भ्रम था। और ये रही आखिरी और सबसे बड़ी चाल। काउंसिल्स को हमेशा ऐसा बनाया गया कि उसमें अंग्रेजों यानी ऑफिशियल मेंबर्स का बहुमत बना रहे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि भारतीय सदस्य बहस कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, लेकिन दिन के आखिर में उन्हें हारना ही था। सरकार कभी भी कोई वोट हार ही नहीं सकती थी। तो अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि इस कानून का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और इसकी विरासत क्या रही। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ये एक्ट शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर था।
ये कांग्रेस की पहली बड़ी जीत थी। इसने रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत को रस्मी तौर पर मान्यता दी और भारतीय नेताओं को पार्लियामेंट्री बहस का अनुभव भी मिला। लेकिन ज्यादातर भारतीय राष्ट्रवादियों के मन में जो बात थी वो इस एक लाइन में सिमट जाती है, बहुत कम और बहुत देर से, मतलब टू लिटिल टू लेट। सबको यही लग रहा था कि ये जो सुधार मिले हैं ये नाकाफी हैं, जो उम्मीदें थी ये उसके आसपास भी नहीं थे। और यही एक आयरनी है, ये आधे अधूरे सुधार देकर अंग्रेज अनजाने में उसी आग को और हवा दे रहे थे जिसे वो बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इस निराशा ने नरम पंथियों को कमजोर किया और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के लिए दरवाज़ा खोल दिया, जिनका मानना था कि सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा, सच्ची आज़ादी के लिए और भी कड़े कदम उठाने होंगे। तो आखिर में 1892 का ये एक्ट था क्या? आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ एक ज़रूरी कदम या साम्राज्य को बचाए रखने की एक चालाक रणनीति? शायद ये दोनों ही था। ये एक रियायत थी जो दबाव की वजह से दी गई, लेकिन एक ऐसी रियायत जिसे बहुत सावधानी से बनाया गया था ताकि सत्ता का असली संतुलन ना बिगड़े। इसकी यही उलझी हुई विरासत हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सीधा और सरल नहीं होता।